गुड आफ्टरनून टू ऑल। देखो इससे पहले जो क्लास हुई है 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और इससे पहली वाली क्लास में हमने मेनली जो चीज़ें देखी थी वो हमने बंगाल में घटित होने वाली घटनाओं को फोकस किया था, जिसमें आपका कासिम बाजार की लड़ाई, अलीनगर की संधि, ब्लैक होल की घटना और प्लासी के युद्ध को विस्तार पूर्वक हमने अपने इससे पीछे वाली क्लास में देखा था। अब हम जहां हमारा पीछे छूटा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो था क्या, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ों को धन प्राप्त हुआ था, धन प्राप्त कई सारी रियायतें किसके द्वारा प्रदान की गई थी अंग्रेज़ों को? मीर जाफ़र। ठीक है, बहुत सारा धन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ गिफ्ट, एज अ उपहार के रूप में बंगाल के कठपुतली नवाब मीर जाफ़र द्वारा अंग्रेज़ों को प्रदान की गई। आगे चलकर अंग्रेज़ों द्वारा इस धन का यूज़ 1759 वेड़दा के युद्ध में, वेड़दा का युद्ध, इसके अलावा 1760 में ही आपका वड़ीवास का युद्ध लड़ा गया। वड़ीवास का युद्ध, वड़ीवास का युद्ध, वेड़दा का युद्ध डच और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। वड़ीवास का युद्ध, इसमें फ्रांसीसी एंड अंग्रेज, इन दोनों ही युद्धों में अंग्रेज़ों की जो विजय का मेन रीज़न था वो था प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को प्राप्त अपार संपदा। उन्होंने बंगाल के संसाधनों का यूज़ डचों और फ्रांसीसियों के खिलाफ किया और वन बाय वन इन अन्य यूरोपियन कंपनीज को भारत से समाप्त किया। ठीक है, तो इन दोनों फ्रांसीसी या इन दोनों यूरोपियन कंपनी को प्रभावहीन कर दिया गया इन दोनों युद्धों के माध्यम से। और जो इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय का जो मेन रीज़न था वो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो संसाधन अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए हैं उन्हीं संसाधनों का यूज़ करके अंग्रेज़ों ने इन दोनों व्यापारिक शक्तियों पर विजय पाई। क्लियर है? तो प्लासी के युद्ध का काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे भारतीय इतिहास में और अंग्रेज़ों के संदर्भ में भी। क्लियर है? इससे आगे आते हैं जो आपके बंगाल के नवाब बन के आते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र द्वारा काफ़ी सारा उपहार दिया गया था अंग्रेज़ों को, वो हमें क्लियर है। अब मीर जाफ़र क्या रहता है, ये 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहता है। परंतु क्या करते हैं अंग्रेज, 1760 में इन पर आरोप लगाया जाता है कि आप डचों के साथ मिलकर किसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो? अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। षड्यंत्र का आरोप लगाकर इनको नवाब के पद से दिया जाता है हटा। तो यहाँ पर मीर जाफ़र की भी कहानी हो जाती है ख़त्म। इसका जो मेन रीज़न था इसको हटाने का, ये अंग्रेज़ों की जो महत्वाकांक्षाएं थी उनके अनुरूप फिट नहीं बैठ रहा था। इसके अलावा कठपुतली शासक था, अंग्रेज़ों के इशारे पे वर्क कर रहा था। अंग्रेज़ों को लगा कि हम अगर मीर जाफ़र को हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को नवाब बनाते हैं तो इनको दोबारा से या वापस से कई सारी प्रकार की रियायतें प्राप्त होगी, जिसमें धन भी रहेगा, व्यापारिक रियायतें। ठीक है, तो इस कारण अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। मीर कासिम 1760 से 63 तक बंगाल के नवाब रहेंगे। अब मीर कासिम की क्या स्टोरी हमें वो देखना है। देखो मीर कासिम था बंगाल के नवाबों में सिराजुद्दौला के बाद काफ़ी महत्वाकांक्षी था। इसने क्या किया, सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी, राजधानी मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर स्थापित कर दी। मुंगेर स्थापित करी। चूंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा शासक बनाया गया था या नवाब बनाया गया था, ये अपनी स्वतंत्रता भी चाहता था, तो इसने अंग्रेज़ों से दूरी बनाए रखने के लिए अपनी जो राजधानी थी, मुर्शिदाबाद हुआ करती थी पहले, इसको मुंगेर स्थापित करी। और मुंगेर में क्या किया इसने, मुंगेर में तोप
बनाने का कारखाना स्थापित किया। चूंकि अंग्रेजों द्वारा नवाब बनाया गया तो अंग्रेजों को इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना था, परंतु मीर कासिम उनके महत्वाकांक्षाओं के या उनके अनुरूप वर्क नहीं कर रहा था। सबसे पहले तो इसने यही कार्य किया कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी। सेकंड, इसने तोप बनाने के कारखाने स्थापित करे मुंगेर में, ठीक है। दूसरा, इसने अपनी सेना का प्रशिक्षण फ्रांसीसी ढंग से कराया और इसके लिए इसने एक व्यक्ति जिसको बोला जाता था समरू, उसको भी नियुक्त किया बंगाल में। तो ये सारे जो काम थे ये अंग्रेजों के उद्देश्यों के या अंग्रेजों की इच्छा के विपरीत हो रहे थे। इसके अलावा मीर कासिम द्वारा एक काम किया गया, बंगाल से कर को कर दिया गया समाप्त, यानी कि भैया अब बंगाल में किसी भी व्यापारी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मीर कासिम द्वारा लिया गया यह निर्णय अंग्रेजों के विपरीत था, बिकॉज शाही फरमान किसको प्राप्त था? दस्तखत का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब अंग्रेजों को लगा यह अधिकार तो हमें मुगल सम्राट से प्राप्त थे, और अब मीर कासिम ने इसको समस्त जनता के लिए खोल दिया, तो इसमें अंग्रेजों की बेइज्जती थी और अंग्रेजों की रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं घट गई, बिकॉज जो भ्रष्टाचार के माध्यम से अंग्रेज लोग जो पैसा कमाते थे दस्तखत के यूज से, वो आना बंद हो गया। तो अंग्रेजों को जब लगा कि मीर कासिम उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो मीर कासिम को भी नवाब के पद से दिया जाता है हटा, और पुनः 1760 में निकाले गए मीर जाफर को पुनः नवाब नियुक्त कर दिया जाता है। क्लियर है? तो मीर कासिम को जो हटाए जाने का जो सबसे मेन रीजन था वो था बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार समस्त जनता को प्रदान कर दिया गया, जिससे अंग्रेज क्रोधित हुए और मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया और पुनः मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया गया। अब देखो होता क्या है फिर, अब बक्सर की पृष्ठभूमि तैयार होगी आपकी, बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब बक्सर के युद्ध के जो मेन रीजन थे हम आगे देखेंगे, पहले हम इसमें देख लेते हैं बक्सर का युद्ध में कौन कौन से व्यक्तित्व इन्वॉल्व थे। इसमें देखेंगे हम त्रिगुट शक्तियां भाग ले रही थी। इसमें एक तरफ थे आपके अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है। दूसरी तरफ थे इसमें बंगाल के एक्स नवाब, ये थे आपके मीर जाफर, जिनको 63 में मीर कासिम, जिनको 63 में नवाब के पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा जो सबसे मेन चेहरा था वो था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब देखो मीर कासिम नवाब के पद से हटाए जाने के बाद पहुंचता है अवध, और अवध में इसकी मुलाकात होती है एक तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला से, इसके अलावा शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल सम्राट, और ये तीनों ही मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से निकालने का षड्यंत्र रचते हैं, और इसी को बोला जाता है बक्सर का युद्ध। इसकी जो बक्सर के युद्ध की जो डेट है वो 23 अक्टूबर 1763। क्लियर है? तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन सी शक्तियां भाग ले रही है? एक तो त्रिगुट, और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा है वो है हेक्टर मुनरो। अब इस युद्ध में होता क्या है, इसका परिणाम क्या होता है? इस युद्ध में त्रिगुट की होती है पराजय, और इसमें रहते हैं अंग्रेज विजयी, और अंग्रेजों द्वारा इस युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। तो इस प्रकार भारत में स्थापित या भारत में व्यापार कर रही अन्य व्यापारी कंपनियां या भारत के अन्य राजा रजवाड़े देसी रियासतें क्या होगी, इससे प्रभावित होगी, बिकॉज अंग्रेजों ने इस युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष शक्ति का परिचय दिया है, और इस त्रिगुट को बहुत ही आराम से
क्या किया है? पराजित। क्लियर है? तो आपका जिस प्रकार हमने देखा था प्लासी का युद्ध षड्यंत्र के माध्यम से जीता गया युद्ध था, उसी प्रकार बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी प्रत्यक्ष शक्ति का, अपने प्रत्यक्ष नेतृत्व का परिचय दिया था। इस प्रकार सबको ये क्लियर हो गया कि आगे आने वाली जो शक्ति भारत में स्थापित होगी वो अंग्रेजों की होगी, और अंग्रेजों ने इस विजय से उत्साहित होकर वन बाय वन जिस भी राज्यों को टारगेट किया, एक के बाद एक उसको जीतते चले गए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा बक्सर के युद्ध में आपका अंग्रेज लोग विजयी होते हैं और त्रिगुट शक्ति इसमें पराजित होती है। अंग्रेजों द्वारा अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाता है। अब इसके बाद होता क्या है, एक्स नवाब जो थे इनकी तो कोई वैल्यू थी नहीं, वैल्यू थी आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब अंग्रेज लोग इन दोनों को पकड़ते हैं, यूरोप से क्लाइव को बुलाया जाता है कि आपको इन दोनों के साथ संधि करनी है, बिकॉज भारतीय परिस्थितियों से परिचित था। भारत में 1760 में जब क्लाइव यूरोप गया था, उससे पहले वो भारत में 2 कर्नाटक युद्ध लड़ चुका था, और भारतीय राजाओं की मंशा क्या रहेगी, अंग्रेजों को भारत में किस प्रकार फ़ायदा उठाना है, किस प्रकार पैर जमाने हैं, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने क्लाइव को स्पेशली भारत बुलाया और एक के बाद एक अवध के नवाब और मुगल सम्राट से संधि की गई, जिसको बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। क्लियर है? तो बक्सर के युद्ध में परिणाम क्या रहा वो हमने देख लिया। प्रत्यक्ष शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं अंग्रेज लोग इसमें, और जो इसमें 2 बंदी बनाए गए हैं, बंदी ही बोल सकते हैं हम, आपका अवध के नवाब और आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है? इन दोनों को, अब इन दोनों के साथ इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि दोनों से अलग अलग की जाती है। ये है आपकी प्रथम संधि, और उसी के कुछ दिन बाद की जाती है द्वितीय संधि। प्रथम संधि की गई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, मैं मुगल सम्राट ही लिख रहा हूँ ओनली, और यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से थे क्लाइव, और द्वितीय संधि की गई अवध के नवाब, और अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि के जो प्रावधान थे, कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल सम्राट को अंग्रेजों की तरफ से दिया गया, मुगल सम्राट को प्रदान किया गया। इसके अलावा बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुए, और इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन प्रणाली क्या थी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा बोला गया कि भैया बंगाल बिहार उड़ीसा आपकी दीवानी आप हमें दे दो, अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को बोला, और इसके बदले हम आपको देंगे वार्षिक रूप से 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में हम आपको देंगे। और सबसे मेन बात ये रहेगी कि जो इस टाइम पे मुगल सम्राट हैं उनको दिल्ली से भगा दिया गया है, वहाँ पर सरदारों का शासन स्थापित है और मुगल सम्राट की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको कुछ एरिया भी दे दिया गया, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र। इससे संधि के माध्यम से बंगाल और बिहार की उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों ने खुद के पास रख लिए। ठीक है, बंगाल में इस प्रकार द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, और नवाब को सम्राट को बोला गया कि आपको हम 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे क्या हुआ, मुगल सम्राट भी एक तरह से संतुष्ट हो गया और अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अब अवध के नवाब के साथ भी संधि हुई। अवध के नवाब से क्या क्या शर्तें थोपी गई, इसमें क्या था, कड़ा व इलाहाबाद का एरिया अंग्रेजों ने लिया था, और ये जो एरिया जो अवध के नवाब से लिए गए थे, इसी एरिया को मुगल सम्राट को प्रोवाइड करा दिया था। किसने, अंग्रेजों ने। इसके अलावा अवध पर सहायक संधि थोपी गई। इसके अलावा अवध में अंग्रेजों ने करमुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त किया।
तो इन दोनों संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सम्राट और अवध के नवाब को बना दिया पंगु, और इनसे क्या किया, काम निकलवाया अपना। जैसे कि आपका अवध के नवाब के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई, अब अवध इनका कृपया पात्र हो जाएगा, आगे अवध में कोई विद्रोह नहीं होगा। वो 1857 को क्या परिस्थितियां रहती है वो हम आगे देख लेंगे, बिकॉज उसमें अवध का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा मुगल सम्राट से दीवानी प्राप्त कर ली गई, 26 लाख रुपए पेंशन दे दी गई, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया। तो ये इलाहाबाद की दोनों संधियों के जो भी मेन प्रावधान थे और आगे इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। अभी इनके हमने प्रावधानों पर मेन फोकस कर लिया है, ठीक है। अब देखो द्वैत शासन प्रणाली, चूंकि शासन की व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है फौजदारी मामले, एक होता है आपका दीवानी मामले, ठीक है। तो यहां पे द्वैत शासन क्या है हम वो देख लेते हैं। द्वैत शासन एक होता है आपका फौजदारी मामले, इसको उस टाइम पे बोला जाता था निजामत। एक होता है आपका दीवानी मामले, ठीक है। तो फौजदारी मामलों के अंतर्गत सभी तरह के प्रशासनिक काम आते हैं, ठीक है। प्रशासन से जुड़े हुए सभी मामले आपका फौजदारी के अंतर्गत देखे जाते हैं। और दीवानी में रिवेन्यू यानी कि धन से संबंधित जो सभी मामले होंगे वो दीवानी मामलों के अंतर्गत रखे जाते हैं। और दीवानी मामले किसको प्राप्त हो गए थे इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को कहाँ के दीवानी मामले प्राप्त हुए थे? बंगाल, बिहार और ओडिशा। क्लियर है? चूंकि अब आपका जो भी बंगाल का नवाब रहेगा उसके पास रिवेन्यू तो आ ही नहीं रही है। बंगाल के सारे रिवेन्यू मामले किसके पास है? अंग्रेजों के। पॉकेट किसकी भर रही है? अकाउंट में किसके पैसा जा रहा है? अंग्रेजों के। तो नवाब क्या वहां पे कुछ कर पाएगा ऐसे हिस्ट्री में? प्रशासनिक मामलों के लिए धन की जरूरत होगी, बट धन का फ्लो तो नवाब की तरफ है ही नहीं ना, धन तो अंग्रेजों के पास जा रहा है। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक मामले भी अपनी तरफ कर लिए थे। क्लियर है? तो इसी को बोला जाता है द्वैत शासन प्रणाली, डबल इंजन की सरकार। फौजदारी मामले नवाब के पास और दीवानी मामले अंग्रेजों के पास। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है द्वैत शासन प्रणाली, यानी कि डबल इंजन की सरकार। अब द्वैत शासन प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है इलाहाबाद की प्रथम संधि से। किसने किया था इसको प्रारंभ? क्लाइव ने किया था ना, बिकॉज क्लाइव और मुगल सम्राट के मध्य संधि हुई है। क्लियर है? अब द्वैत शासन प्रणाली को जो समाप्त किया गया है वो है 1772 में, जब वारेन हेस्टिंग भारत में गवर्नर बन के आते हैं। तो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का समाप्ति या समापन किसने किया है? वारेन हेस्टिंग ने। और प्रारंभ किसने किया है? द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ आपके क्लाइव ने किया है। तो यहाँ पर फिर हमारा बक्सर का युद्ध और आपका द्वैत शासन प्रणाली इस लेक्चर में होता है कंप्लीट। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बिकॉज इससे आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें मैसूर के बारे में देखेंगे, हैदर और टीपू के बारे में। तो अभी तक जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी हम लोग आगे इस पर मेहनत करते रहेंगे और डे बाय डे हम लेक्चर इसमें बना ही रहे हैं। और मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी भी दिन मिस ना करें और आपको डेली, ज़्यादा नहीं तो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक तो मैं यहाँ पर अपलोड करूँ ही करूँ। और जैसे जैसे मुझे आगे टाइम मिलता रहेगा मैं इसमें ही आपका ज्योग्राफी, इसके अलावा पॉलिटी और इसके अलावा इन्वायरमेंट, 3 और सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे हम इसमें। बाकी आप लोग साथ रहिए और बाकी अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रॉपर हमें देते रहना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।